Hello friends, welcome to CEC Gurukul Lectures. Dear friends, we are here for you with a session on career counseling called Pratibha Samvardhan, and today we are discussing on emotional first aid. Though we have conducted a session on this particular topic in the previous session of ours, but today we are carrying it forward. We have discussed on rejection as well as loneliness, and we also touched a part of it on guilt. So carrying our session forward on guilt and how the treatment could be possible to this, I would say, the emotion of ours. So for this discussion, we have with us in the studio Dr. Rishi Mishra, who is there for you to give answers to your questions. Friends, if you have any question, do call us through our toll-free number. Our number is 1-800-110-430. I repeat, our number is 1-800-110-430. So we are here to give answers to your questions. If you feel so that there is any question which is appearing into your mind right now, or if you are too dealing with your emotional guilt or a kind of rejection, or if you're feeling lonely, then yes, please call us. So friends, we would like to welcome our guest, Dr. Rishi Mishra, who is a renowned career counselor and a psychologist. He is with us, so let's welcome him and let's try to understand more through him. Hello sir, welcome to the session. So, in the previous session, we were talking about the apology as an effective first aid in treatment of guilt. Now we talk about further in detail. We talked about three important elements which are involved in apology, and they revolved around your verbalization of apology, how do you state your apology, and how you convey that apology to the person in front of you. Now we talk about three more elements. One is validating the other person's feeling. तो जैसे हमने पहले बोला कि जब हम सामने वाले से कहते हैं कि आपको यहाँ जरूर बुरा लग रहा होगा, देन हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हैं. देखिए, जब आपको सामने वाले से अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं उसको आपको वर्बलाइज करना पड़ता है. ये एंगल, ये एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात काफ़ी जगह हम लोग नहीं करते हैं. जब हम सामने वाले की फीलिंग्स को वर्बलाइज करते हैं और उनको बताते हैं कि उनको कैसा महसूस कर रहा है, देन उनको अपनापन से लगता है और ज़रूर वो बात, आपकी वो बात इफेक्टिवली लेते हैं. दूसरी चीज़, उनको एक जो भी हमने उनको बोला गया है, उस जो भी हमने हमारी वजह से उनको जो प्रॉब्लम आई, हमारे को उस स्टेटमेंट को रीस्टेट करना है. मान लीजिए हमने किसी को बोला कि सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर हमारे को गाड़ी पार करनी है और हमने ऐसे गाड़ी पार की कि साथ वाले को गाड़ी निकालने में दिक्कत हुई. तो जब ऐसा मौका हुआ कि जब हमारे को वो मिल गया, हम मान लीजिए हम रोज़ उनको वहाँ पर मिलते हैं, तो हमने उनको बोला कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मेरे उस गाड़ी लगाने के उस तरीके से आपको गाड़ी निकालने में दिक्कत आई होगी. तो वो जो हमारी अपॉलॉजी है वो इफेक्टिव हो जाती है. अब हम दूसरे ट्रीटमेंट की बात करते हैं. दूसरा ट्रीटमेंट ऐसा ट्रीटमेंट है जो अक्सर लोग जानते हैं लेकिन नहीं करते हैं. क्या है वो है फॉरगिविंग योरसेल्फ, अपने आप को माफ़ करना. जब भी हम अपने आप को माफ़ करते हैं तब हम आगे बढ़ने के लिए खुद का रास्ता खोल देते हैं. एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो मैं कहना चाहूँगा. सेल्फ फॉरगिवनेस इज अ प्रोसेस, नॉट अ डिसीजन. सेल्फ फॉरगिव, अपने आप को माफ़ करना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक डिसीजन नहीं है. हालांकि वो एक डिसीजन से ही होता है. जब मैं डिसाइड करूँगा कि मैं अपने आप को माफ़ करूँ, तभी मैं अपने आप को माफ़ कर सकता हूँ. लेकिन सोचने वाली बात यह है, वो एक प्रोसेस है, वो एक तरीका है और अपने में एक निर्णय नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कुछ गलत कर दिया और हर गलती के बाद मैं अपने आप को माफ़ कर दूँ. क्योंकि अगर मैं यही तरीका हर बार अपनाने लग गया तो मैं शायद गलतियों का पुतला बन जाऊँगा. देखिए, पहली बात यह है कि रिकॉग्नाइज करना कि दैट हमने गलती की और हम उस गलती के लिए अपने आप को बार बार प्रताड़ित करते जा रहे हैं. वी आर बीटिंग आवर ओन सेल्फ इनफ.
और नाउ इज द टाइम दैट आवर एक्सेसिव गिल्ट इज सर्विंग नो प्रोडक्टिव पर्पस। जब हम कुछ गलती कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्ज़ाम आने वाला है, हमने पढ़ाई नहीं की क्योंकि हमारे अंदर एंग्जाइटी बहुत थी कि अगर मैं एंग्जाइटी में बहुत, आपने यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम आने से पहले वो बहुत एंग्जाइटी बढ़ जाती है तो कहते हैं चलिए मैं 1 घंटे सो लेता हूँ, 2 घंटे सो लेता हूँ। और आजकल सर्दियों के मौसम में आप लोग खुद ऑब्जर्व करते होंगे कि जब सुबह उठने का टाइम है तो हम अलार्म लगा देते हैं, अलार्म जैसे ही बजती है फिर हम कहते हैं कि चलिए 10 मिनट और सो लेता हूँ, मैं 15 मिनट और सो लेता हूँ, फिर 15 मिनट बाद कहते हैं कि चलो, देन एक और एक्सक्यूज़ बनता जाता है, हम कहते हैं कि चलो अभी मैं उस काम को आज सुबह सुबह उस चीज़ को इग्नोर कर दूंगा मैं, तो फिर मेरे 15 मिनट सेव हो जाते हैं तो मैं सो लेता हूँ मैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक के बाद एक गलती करते चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने आप को उस टाइम माफ़ कर देते हैं, देन हम सोचते हैं कि चलिए अब ये हो गया, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज डन एंड लेट मी डू द नेक्स्ट प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे गिल्ट की जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम करके हम प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। नाउ इसमें बाद हम क्या करते हैं, नाउ वी आर वर्किंग थ्रू अवर ओन गिल्ट। अब देखिए कुछ स्टडीज के बारे में बात करते हैं। पीपल हु फॉरगिव देमसेल्फ फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग व्हेन दे शुड हैव बीन स्टडीइंग वर फाउंड टू प्रोक्रेस्टिनेट सिग्निफिकेंटली लेस। जो लोग, मान लीजिए एक स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है, वो टालते रहे, एग्ज़ाम आने वाले हैं, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, हम कहता हूँ ये महीने भर बाद भी एग्ज़ाम है, मैं कहता हूँ कि चलो अभी महीना पड़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ मैं। फिर क्या होता है कि 5 दिन निकल जाते हैं टाइम वेस्ट में, फिर मैं कहता हूँ कि चलो 5 दिन अब कम रह गए, अब मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ बैठ के। तो क्या हो रहा है, जो मैंने पिछला अपने आप को जो टाइम वेस्ट किया उसको मैंने अपना को माफ़ करके मैंने अपना आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो जब आप ऐसे इस प्रोसेस को बार बार यूज़ करते हैं तो क्या होता है, देन आपका समय कम बर्बाद होता है, बजाय कि इसके जब लोग अपने आप को माफ़ नहीं करते और जब अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं तो अपने आप को सेल्फ पनिश करते हैं। पिछले वाले एपिसोड में हमने जब बात की थी गिल्ट मोटिवेशन की, ये गिल्ट मोटिवेशन यही काम करती है। गिल्ट मोटिवेशन का मतलब ये है कि अपने आप को अपने ही गिल्ट से आगे बढ़ाना। बचपन में जब माँ बाप डांटते हैं कि तुमने ये कर दिया है, उसकी वजह से ये नुकसान हो गया, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हारी वजह से सब लोग रुके हुए हैं, तुम्हारी वजह से ये काम नहीं हुए। तो ये जो गिल्ट फैक्टर है ये हमारे को मोटिवेट करने के लिए होता है। लेकिन कई बार जब पेरेंट्स इसी गिल्ट फैक्टर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, देन बच्चे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। सो ये दोनों चीज़ें दोनों लोगों को समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि पेरेंट्स का काम है चेक करना बच्चों को, जो कि वो करते हैं। पेरेंट्स का काम है बच्चों को अलर्ट करना और ये गिल्ट मोटिवेशन का मैकेनिज्म बच्चों को प्रोवाइड करना, जो कि वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बट ओवर डूइंग ऑफ एनीथिंग इज बैड। सो कई बार अगर पेरेंट्स इस चीज़ को बार बार रिपीट करने लग जाते हैं, देन बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो इमोशनल बॉन्डेज है, वो हल्का पड़ने लग जाता है। बच्चों को भी बात को समझना चाहिए कि अगर उनको ये चीज़ बोली जा रही है तो उसका पॉजिटिव मीनिंग निकाल लें वो। तो उससे ये समझें कि अब मेरे को अपने टास्क पे फोकस करना चाहिए। सो उस स्टेटमेंट को एज पर से नहीं लेना चाहिए, उस स्टेटमेंट से अपने आप को अलर्ट करना चाहिए। और कोई भी इंसान अगर आपको ये बोलता है तो आपको उसकी स्टेटमेंट का लिटरल मीनिंग ना लेके अपने आप को अलर्ट करना शुरू होना चाहिए। ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वहाँ पर आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, टाइम का ट्रैक रखना चाहिए। तो ये स्टडीज़ यही कहते हैं, जब आप अपने आप को फॉरगिव कर देते हैं, एंड आप लोगों को भी माफ़ तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप को माफ़ करें। अगर आप अपने आप को
लाइफ में हर चीज़ के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराते रहेंगे तो होगा क्या, आपको ये दोषारोपण की प्रक्रिया में मज़ा आने लगेगा. यू विल एंजॉय condemning everything around you. You will enjoy condemning people. So first of all, you should stop condemning yourself for things you don't have or things you have not done. Then only you will stop condemning others for their own mistake. जब हम अपने आप को माफ़ करना शुरू हो जाते हैं तो वही प्रैक्टिस हम दूसरों के लिए करते हैं, तभी हम दूसरों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है तभी हम लोगों से माफ़ी मांगने लग जाते हैं. लोगों से माफ़ी मांगने का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम रिलेशनशिप को उतना ही अच्छा और स्ट्रांग रखना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल सोशल ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल बींग्स. हम लोग इस सोसाइटी में सोशल कनेक्ट से ही आगे बढ़ते हैं और सोशल कनेक्ट से ही प्रोग्रेसिव रहते हैं. एक स्टेटमेंट अगर मैं कहना चाहूँगा, नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ. अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आपकी नेटवर्थ भी अच्छी नहीं है. सो बात करते हैं आगे गिल्ट के बारे में. गिल्ट को कंट्रोल करने के या गिल्ट को एक चेक पे रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं. 2 एक्सरसाइजेस हैं. उन एक्सरसाइज के उनमें से पार्ट 1 है अकाउंटेबिलिटी एंड पार्ट 2 इज़ अटोनमेंट. इसको भी हम डिटेल तरीके से देखते हैं. पहली बात यह है अकाउंटेबिलिटी. आपको जब भी आपके साथ कोई वाकया हुआ या आपकी वजह से किसी को नुकसान हुआ, मॉडर्न एज की कॉन्सेप्ट में मैं बात करता हूँ. मान लीजिए एक बच्चा था, उसने गाड़ी चलाना सीखा. अब गाड़ी चलाना सीखा तो नया एक्सपीरियंस इतना नहीं था, कंट्रोल इतना नहीं था. तो जैसे ही वो वहाँ पर आया तो उसकी मदर माँ खड़ी थी, उनके ऊपर से वो गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने, उनके पाँव के ऊपर. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल. अब यहाँ पर क्या है कि हमने अब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं. पहली बात यह है, हमारे को अगर हम कुछ गलती हमसे हुई है और हम अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारे जो गिल्ट फैक्टर है हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे. यहाँ पर क्या है, बच्चा अगर बोलता है कि मैंने उस टाइम पे गाड़ी आगे बढ़ा दी थी मेरा और उसकी वजह से आपका पाँव में चोट आ गई थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तब वहाँ आप ये स्टेटमेंट मत जोड़िए कि नहीं यहाँ पर लाइट कम थी या टायर में हवा नहीं थी या मेरा ध्यान कहीं और चला गया था या मुझे कॉल आ गई थी. तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस बात को ना बहुत हल्का कर रहे हैं. सो टेकिंग दैट our own action seriously, then we should proceed further ahead. ठीक है, अब हम तीसरे ट्रीटमेंट की बात करते हैं. तीसरा ट्रीटमेंट क्या है, गिल्ट मोटिवेशन. पहला और दूसरा ट्रीटमेंट हम बात कर चुके हैं पहले वाले एपिसोड में. अब हम बात करते हैं तीसरा ट्रीटमेंट क्या है अपने आप को गिल्ट फैक्टर से बाहर निकालने का. वो है री एंगेज इन लाइफ. री एंगेज इन लाइफ का मतलब क्या है, कोई भी एक्शन जो हमने किया हम उसको एज अ थर्ड पर्सन देखें. देखिए, अगर आप हर चीज़ में अपने आप को पर्सनलाइज करने लग जाएंगे देन आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाएंगे. जैसे कि आप अगर स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ती है, फोकस करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझना ही नहीं पड़ता बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशंस. देन क्या होता है, तब हम अपने आप के अंदर गिल्ट फैक्टर बढ़ाने लग जाते हैं. और जब हम गिल्ट फैक्टर बढ़ाने लग जाते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, मैंने मैथमेटिक्स में ध्यान नहीं दिया, मेरी सिली मिस्टेक्स हुई, मेरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया. तो ये डायलॉग्स जो हैं ये ना कि सिर्फ अपने आप से बोलते हैं बल्कि हम अपने पेरेंट्स से और टीचर से भी बोलते हैं. एंड गलती क्या होती है कि पेरेंट्स एंड टीचर्स उस डायलॉग को मिररिंग करते हैं. मिररिंग इन द सेंस वही डायलॉग आपसे ही सुन के टीचर और पेरेंट्स बोलते हैं. तो क्या होता है कि वो डायलॉग अपनी जगह रह जाती है और साथ ही साथ प्रॉब्लम भी अपनी जगह रह जाती है.
उसका सोल्यूशन नहीं होता। सो इनफैक्ट हमें पहला काम तो ये करना है कि इन डायलॉग्स को बोलना बंद करना है। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि मैथ्स में हमारी प्रॉब्लम है, तो हमें ये देखना है कि उसको डिटेलिंग करनी है, हमारे को उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि हमें बेसिक लेवल पे जाना है और कॉमन स्टेटमेंट, जेनेरिक स्टेटमेंट लाइफ में हमारे को नहीं बोलनी है कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, या मैंने मैथ्स पे ध्यान नहीं देता, या मैं फिजिक्स में कमज़ोर हूँ, या मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। अगर मैं ये जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो रीड कर रहा है उसको उसको जहाँ भी वो अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई करता है, एंड इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट। तो हमारे को क्या करना है, मेरे को मैथमेटिक्स में भी जो अच्छा लगता है उसको पहले एक साइड में रखना है, फिर ये देखना है कि अगर मेरी गलतियाँ हो रही तो कहाँ हो रही है। अगर मैं डिटेलिंग में जाऊँ तो अगर मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, देन कैलकुलस है, देन डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इनके अंदर मुझे देखना है कि इंटीग्रेशन मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये भी नहीं कहना है, मुझे कहना है कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में मुझे प्रॉब्लम है, वो भी इस वाले कॉन्सेप्ट में। सो इसमें क्या हो रहा है, आई एम नॉट पर्सनलाइजिंग माई प्रॉब्लम टू द एक्सटेंट दैट आई कैनॉट सॉल्व देम। मेरे को जब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मुझे मैथ्स में यहाँ दिक्कत है एंड आई हैव टू सॉल्व इट, दिस मीन्स आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। प्रॉब्लम को रीस्टेट करने से प्रॉब्लम कम नहीं होती है, बट प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करके स्टेट करने में प्रॉब्लम कम हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर मुझे दिक्कत है तो आई शुड इंगेज अदर्स। यहाँ जब हम कहते हैं री इंगेजिंग इन लाइफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई शुड ऑलवेज एंगेज माई सेल्फ। देखिए, आज एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है। सो देयर इज़ अ फ्लडिंग ऑफ नॉलेज एवरीवेयर। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू बिकम प्रोएक्टिव एंड री एंगेज इन लाइफ। कुछ बुक्स के लाइंस में कोट करूंगा, कुछ बुक्स के एग्जांपल में कोट करूंगा। जैसे एक बुक है रूल ऑफ 10x। जब हम उस बुक को एकेडमिक्स में अप्लाई करते हैं, देन रूल ऑफ 10x के अंदर बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने बोला है यू शुड टेक मैसिव एक्शंस। मैसिव एक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं 10 किताबें एक साथ पढ़ूंगा, मैं ये 10 चैप्टर एक साथ पढ़ूंगा, मैं ये 10 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ूंगा। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ को सॉल्व करना है देन, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन आपको उसके अंदर प्रोएक्टिव होके जो भी सोल्यूशन आपको मिल सकते हैं और जहाँ से मिल सकते हैं आपको उनसे लेने हैं। सो यू हैव टू रिकनेक्ट विद योर टीचर्स। एंड इस रिकनेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि शायद हमने वो गलती की थी, उसकी वजह से वो टीचर हमारे को माफ़ नहीं करेंगे, हमारे को ढंग से नहीं पढ़ाएंगे या हमारे साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर अगेन आप देखेंगे कि गिल्ट मोटिवेशन फिर से वापस चली आती है। और दूसरा, जब मैं सवाल पूछूंगा या पूछूंगी तो लोग कहेंगे कि तुम्हें बेसिक ये नहीं आता है, और बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं, मैं फिर वहीं पर अटका पड़ा हूँ या अटके पड़ी हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी आर समवेयर विक्टिमाइजिंग आवरसेल्फ। सो विक्टिमाइजेशन इन लाइफ इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। और विक्टिमाइजेशन क्यों होता है, अगर आप उसको डिटेल में जाएंगे तो विक्टिमाइजेशन वहीं से शुरू हुआ था जहाँ आपकी गिल्ट मोटिवेशन शुरू हुई थी। इसीलिए जब भी हमारे को डायलॉग बोले जाते हैं कि आपको ये नहीं आता, आपको ये करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, तो हमारे को उस डायलॉग को फिल्टर आउट कर देना चाहिए। देखिए, नॉर्मली सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है हमारे फिल्टर होता हो सकता है फिल्टर नहीं होता हो। इसलिए हमारे को अपना एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। मुझे अपने आप से बोलना पड़ेगा कि जब भी मेरे को ऐसी स्टेटमेंट बोली जाए कि तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं ये जो सारी वर्बलाइजेशंस हैं मैं इसको अपनी लाइफ से हटा दूंगा। मैं देन मैं ये फोकस करूंगा मैं कि क्या लाइफ में ये सारी सब चीज़ें करना मेरे लिए ज़रूरी है। सो प्रायोरिटी इज अ रियल help which you can use to stop victimization and also to help yourself
not to become a guilt factory. Thank you. With this note, thank you, sir. Thank you so much for giving us this session. Dear friends, if you have any feedbacks, do write to us at ccgurukullaw.live@gmail.com. We are going to upload this lecture on YouTube for you. Keep watching us. Thank you.